हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आज पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस। जी हाँ, पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जब आपने इस ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा ही लिया है, तो आइए बता देते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो देखिए, एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, यानी कि 15 तारीख को आपका 15 दिसंबर को पेपर होना लगभग तय है। तो आपके पास अभी बचे हुए हैं लगभग 3 महीने। तो आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्पीडी और लूसेंट पूरी तरह, ये मान लीजिए, रटी हुई होनी चाहिए। तो हम स्पीडी और लूसेंट को या फिर कोई भी फैक्ट वाली किताब को कैसे रटें, कैसे याद करें, हम आपको अपनी ट्रिक बताएंगे कि कैसे मैंने स्पीडी पूरी याद कर ली। विज्ञान और जीएस की स्पीडी पूरी याद करना है आपको। अगर आपको एनटीपीसी रेलवे क्लियर करना है तो आपको इतना तो करना ही करना है। तो मात्र 10 रुपए के खर्चे में कि आप 10 रुपए की ऐसी क्या चीज़ लेकर के आएंगे कि आपको स्पीडी, लूसेंट या फिर कोई भी फैक्ट वाली किताब हो आपको याद हो जाएगी। तो ये सुविधाएं आपको हमारी इस ट्रेन में मिलेंगी आपको यहाँ पर। तो अगली सुविधा आपको दी जा रही है कि यहाँ पर आपको मिलेंगे ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, और वे प्रश्न किस वर्ष आए हैं और किस परीक्षा में आए हैं, इसकी जानकारी आपको प्रश्न के आगे दी गई होगी। और प्रश्न से बनने वाले जो अन्य प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी, जिससे एक प्रश्न में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके क्लियर होते चलेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस की इस यात्रा पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस यात्रा पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ये जो कथन आपको ऊपर दिया हुआ है, ये कथन किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यूपीएआरओ 2018 का ये प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास बी एन राव, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो ये बहुत ही एक तरह से कठिन प्रश्न है। लोग मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं, आप उनको अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ ट्रिक इसमें लगाते हैं। देखिए, जो सामाजिक लोकतंत्र के बारे में ज़्यादातर किसने बात किया था, किसने ये कहा था कि गरीबों का भी उद्धार हो और पिछड़े वर्ग की जनता का भी उद्धार हो, सब लोग बराबरी पर चले, ऐसा किसने कहा था इन चारों लोगों में। तो आपके दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक कर गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। तो इस तरह से हम एक तरह से अपने दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं कि यहाँ पर बी आर अम्बेडकर की ही बात की जा रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर सही है बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका आंसर। यानी कि बी आर अम्बेडकर जी ने यह कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो आइए जानकारी ले लेते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र आखिर होता क्या है। तो इस प्रश्न की जो लैंग्वेज काफ़ी कठिन थी, लैंग्वेज समझने में, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, उपरोक्त कथन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है ऐसा समाज जहां पर अमीर गरीब में समानता हो, छुआछूत की कोई भावना ना हो, जहाँ पर गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उनका अधिकार मिले, उनके उत्थान के बारे में भी बात की जाए। ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आता है कि भारत में लोकतंत्र को कौन सा स्वरूप प्रचलित है। यानी भारत में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कैसा है, कौन सा स्वरूप है जो भारत के लोकतंत्र में आपको देखने को मिलता है। देखिए, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी है दोनों का मिश्रित लोकतंत्र, या डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि इन चारों में से कौन सा लोकतंत्र आपको भारत में देखने को मिलता है। तो क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या फिर दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है, या फिर इनमें से कोई लोकतंत्र नहीं है। तो इसका आंसर आपने उम्मीद करते हैं आपने दे लिया होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। ये हम आपको बता देते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में कैसे देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर जो मुखिया है हमारे देश का, वो कौन है, राष्ट्रपति है। तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव हम डायरेक्ट करते हैं, क्या जनता यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव करती है? जी नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वे ही जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत के जो सर्वोच्च अधिकारी अर्थात मुखिया राष्ट्रपति जी हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, ना कि सीधे जनता के द्वारा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भारत में है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका में कैसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और भारत में कैसा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा।
होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 तक भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है संप्रभु, ऑप्शन सी है समानता, या फिर ऑप्शन डी है अखंडता। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो 1975 तक भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। 1975 हम क्यों बार बार स्ट्राइक कर रहे थे कि 1975 में जो है इमरजेंसी लगी थी, तो यहाँ पर इमरजेंसी की बात आ रही है, यानी कि इमरजेंसी तक इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, जो इमरजेंसी के बाद प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि अखंडता। देखिए, अखंडता जो शब्द है वो कब जोड़ा गया? वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 1975 की हमारे प्रश्न में बात की गई है, जबकि ये जोड़ा गया 1976 में। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो ये अखंडता शब्द है वो 1975 में भारत के संविधान में नहीं था। तो देखिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के समय 3 शब्द जोड़े गए थे। वे 3 शब्द कौन से थे? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ऐसे ये 3 शब्द थे जो उस समय जोड़े गए थे 1976 के माध्यम से। अब हमको जैसे याद करना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये हमारे दिमाग में कैसे हो जाता है, आप ऐसे ध्यान रखिए। देखिए, 42वां लिखा है ना, तो 4+2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होता है? 6 होता है। तो इस तरह आप दिमाग में रख लेंगे कि 1976 का लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अब जैसे कि आपसे 44वां संविधान संशोधन पूछा जाता है, तो 44 में जो 4 है इसको ऐड कीजिए, कितना होता है? 8। और यहाँ पर 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 1978 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 8 है। तो इस तरह हम एक बार अपने दिमाग में रख सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ऐसी हम बहुत सी ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे हम संविधान में और हिंदी में कैसे शब्दों को हम याद करें, कैसे एक दूसरे से लिंक करें, जिससे कि प्रश्न हमारे दिमाग में एकदम से बैठ जाए और कभी भी हमारा प्रश्न ये गलत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है अब आप कभी भी ये प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मूल अधिकार, यानी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए कौन सा ऐसा ये पॉइंट है जो ये बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार। क्या मूल अधिकार ऐसा बताता है? ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है? ऑप्शन सी है नवीं अनुसूची, और ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे, मूल अधिकार लगा करके चले आए थे, लेकिन इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना। आइए स्पष्ट इसका विवरण जान लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्पष्ट प्रस्तावना बता दिया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो सीधे सीधे जब प्रस्तावना हमको दिख ही रहा है तो हमको कहीं और कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो मूल अधिकार के बारे में जान लेते हैं। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और जो नवीं अनुसूची है, देखिए नवीं अनुसूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर न्यायिक याचिका नहीं लगाई जा सकती है, जैसे भूमि सुधार है। देखिए, जब ये नवीं अनुसूची नहीं आई थी तो उससे पहले अगर भारत सरकार कोई निर्माण कार्य करना चाह रही है, मान लीजिए कोई हाईवे बनाना चाह रही है और किसी के खेत में से होकर के हाईवे जा रहा है, तो भारत सरकार के लिए परेशानी हो जाती थी। वो नहीं देता था अपनी अपनी ज़मीन, वो तो कहता था ये हमारी ज़मीन है, हम नहीं देंगे, आप क्या कर लोगे। तो मतलब कि एक तरह से जो विकास कार्य थे वो एक तरह से रुक गए थे और विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उस विषय को उठा करके, भूमि सुधार को उठा करके नवीं अनुसूची में डाल दिया। और नवीं अनुसूची में ऐसे विषय डाले जाते हैं जिनके बारे में आप जो है न्यायालय में याचिका नहीं लगा सकते हैं। तो अब भूमि सुधार जब ये विषय नवीं अनुसूची में चला गया तो फिर वहाँ पर कार्य प्रगति प्रारंभ हो गई। यानी कि अगर हाईवे जा रहा है और आपका जो खेत है या खलिहान है अगर उसमें आ रहा है तो आपको उचित मुआवजा दे दिया जाएगा और आपकी ज़मीन आपसे ले ली जाएगी। ठीक है। और डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी जो है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर कहें उद्देशिका में अनुपस्थित है या फिर उल्लिखित यानी लिखा गया नहीं है? तो एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। देखिए, एनटीपीसी के प्रश्नों को हम ज़्यादातर कवर कर रहे हैं क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। तो प्रीवियस जो ईयर के प्रश्न हैं उनमें से कम 50 से 60% जो प्रश्न है आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी है राजनीतिक न्याय, या फिर ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि धार्मिक न्याय। देखिए, धार्मिक न्याय जो है वो प्रस्तावना में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। हमको 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इन तीनों न्याय को हमने कहाँ से लिया है? तो रूस के संविधान से हमने इसको अपने संविधान में लिया है। और बंधुत्व की भावना, हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि बंधुत्व की भावना जो है फ्रांस से ली गई है, और ये 3 प्रकार के न्याय जो है वो हमने रूस के संविधान से लिए हैं।
तो आइए देख लेते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया, संविधान की प्रस्तावना कहीं भी धार्मिक न्याय का कोई जिक्र नहीं है। और हमने कहाँ से लिया है ये तीनों प्रकार के न्याय, तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये। काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आए थे। यूपीपीएससी 2018 का ये प्रश्न है। अच्छे लेवल के एग्जाम में प्रश्न अगर आता है, आपको देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आप गलत करके आ सकते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है डीपीएसपी और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इसका आंसर तो बी है, प्रस्तावना है, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगा करके आए थे। उनका गलत क्यों हो गया? देखिए उनके दिमाग में एक बात स्ट्राइक कर रही थी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 32 को जो है भारत की संविधान की आत्मा बताया है। लेकिन आप जरा प्रश्न में गौर से देखिए, क्या प्रश्न में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सा है इनमें से? ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो सामान्य रूप से जो है वो हम प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा मानते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है। अगर यहाँ पर यह लिखा होता कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार बताइए कि संविधान की आत्मा क्या है, तब आप संवैधानिक उपचार का अधिकार उत्तर लगा करके आते। और एक प्रश्न और भी बार बार आता है कि के एम मुंशी ने जो है ना प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो के एम मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया और यह एक्ट कब आया? ये आपसे पूछा गया, यूपी एरो 2018 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है 2010 में, ऑप्शन बी है 2011 में, ऑप्शन सी है 2012 में और ऑप्शन डी है 2017 में। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 2011 में जो है उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया था। तो आइए पूरी जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित, और कैसे कैसे राज्यों के नाम बदले गए उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर का नाम बदल करके केरल कर दिया गया, यानी पहले उसका नाम त्रावणकोर होता। देखिए अभी कुछ समय तक एसबीआई की ये ब्रांच जो होती थी ना, जो शाखा थी, त्रावणकोर बैंक जो है वो एसबीआई की शाखा थी। तो त्रावणकोर जो है ना वो केरल का पुराना नाम है। तो इससे आप ध्यान रखिए, त्रावणकोर कहीं पर अगर आपको लिखा मिलता है तो उसको केरल ही आप दिमाग में फीड कर लीजिए कि वो केरल का ही पुराना नाम है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर का नाम बदल करके केरल कर दिया गया। 14 जनवरी 1969 को मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। कब? 14 जनवरी 1969 को। 1973 में जो मैसूर है उसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर बहुत पुराने समय से नाम चलता आ रहा था, अंग्रेजों के ज़माने से, उससे पहले से भी नाम चलता आ रहा था मैसूर का। टीपू सुल्तान आपको याद होगा, हैदर अली आपको याद होंगे। तो 1973 में जो है मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया था। और 2007 में जो उत्तरांचल है, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, तो उस उत्तरांचल को उसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था 2007 में। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा और इससे संबंधित एक्स्ट्रा जानकारी जो है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो 2011 में जो है उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया। और नाम बदलने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है? तो नाम बदलने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है, और इसके लिए साधारण बहुमत से नाम बदल दिया जाता है। कोई भी नाम बदलना है, कोई भी राज्य को अपने जोड़ना है, 2 राज्यों का विभाजन करके नया राज्य बनाना है, तो ये सारी शक्तियां जो है ना वो संसद के पास उपस्थित रहती हैं। ठीक है, और साधारण बहुमत के द्वारा पारित करके किया जा सकता है यह बदलाव। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से मूल अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी कि जो विदेशियों को प्राप्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वे मूल अधिकार कौन से हैं? एमपीपीएससी 2016 का ये प्रश्न है। तो देखिए, क्या आर्टिकल 14, 15, 20, 21 और 24 है? ऑप्शन बी कहता है आर्टिकल 15, 16, 20, 21 और 24 है। आर्टिकल सी कहता है ऑप्शन सी कहता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है। और ऑप्शन डी कहता है आर्टिकल 15, 16, 19, 25 और 26 है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो है आपके 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार जो है ना, ये जो आर्टिकल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देखिए क्या है, आर्टिकल 19 में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मान लीजिए किसी विदेशी को हमने ये स्वतंत्रता दे दी, तो वो आकर के अपने बारे में कुछ भी कह सकता है और अपने देश के बारे में ज़्यादा अच्छा बताएगा, हमारे बारे में गलत बताएगा। तो किसी भी विदेशी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कहीं पर भी सम्मेलन करने की हमको स्वतंत्रता है, हमको छूट है आर्टिकल 19 से, लेकिन किसी विदेशी को हम ये छूट नहीं दे सकते हैं। नहीं तो वो अपने देश के लोगों को लेकर के आएगा और कहीं पर भी आंदोलन करेगा या फिर स्वतंत्रता का कहेगा हमको तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमको आर्टिकल 19 से। तो ऐसा जो है वो किसी भी विदेशी को नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ ये जो आर्टिकल आपको दिखाए जा रहे हैं 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जिनके पास भारत की नागरिकता है।
तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर विवरण भी दिया है, तो हमने आपको बता ही दिया है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान में किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? एनटीपीसी 2016 का एक बार फिर से प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि भारतीय संविधान में किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका जो है वो भारतीय संविधान में आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करेगी। देखिए अनुच्छेद 32 में यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, चाहे भले ही संसद के द्वारा ही आपके मूल अधिकारों का हनन किया हुआ है। देखिए आप संसद और न्यायपालिका आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि संसद ही कभी कभी हमारे मूल अधिकारों का हनन कर देती है, तब भी हम कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में जाएंगे, यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में हम जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न क्लियर हो चुका होगा और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिल चुकी है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के क्रियाकलापों पर निम्न में से किस एक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? यानी कि आपकी जो धार्मिक क्रियाकलाप, मान लीजिए आप अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनमें यह पूछा गया कि किस एक आधार पर आपके ये प्रचार प्रसार पर या क्रियाकलापों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यूपीपीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको इतना फंसाने वाली है कि आप घूम करके रह जाएंगे, इसमें फंस करके रह जाएंगे। तो हमने इसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता में क्रियाकलाप जो आप कर रहे हैं, कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें जो है किस आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। नहीं शब्द पर विशेष गौर कीजिएगा। तो ऑप्शन ए है सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य के आधार पर, ऑप्शन सी है सदाचार के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी है मानववाद के आधार पर। किस एक आधार पर आपके जो है क्रियाकलापों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, मानववाद के आधार पर जो है रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो बाकी तीन ऑप्शन के आधार पर कैसे रोक लगा सकते हैं, आइए बताते हैं। देखिए अगर आपका धार्मिक क्रियाकलाप सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, मान लीजिए सार्वजनिक व्यवस्था अच्छी चल रही हो, आपने कुछ ऐसा कर दिया धर्म के नाम पर कि सार्वजनिक व्यवस्था को जो है नुकसान पहुंचाने लगा, तो आपके इस क्रियाकलाप पर रोक लगाई जा सकती है। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मान लीजिए आपने बड़े बड़े डीजे, कम से कम 20-25 डीजे आपने अपने गली में लगा दिए, और किसी को हार्ट अटैक है, और आपके डीजे बजाने से उसको हार्ट अटैक आ सकता है, और आप कह रहे हैं कि हम तो बस धार्मिक गाने बजा रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो भी आपके उस धार्मिक क्रियाकलाप पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा है सदाचार, यानी अगर किसी को बुरी संगत की ओर अर्थात नशे की ओर, मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारा ऐसा धर्म है कि जितना ज़्यादा नशा करेंगे उतना ज़्यादा भगवान खुश होगा, तो उससे क्या हो रहा है कि जो सदाचार की भावना समाज में फैली हुई है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो इस आधार पर भी आपके धार्मिक प्रचार प्रसार को या क्रियाकलाप को रोका जा सकता है। लेकिन कहीं पर भी मानवतावाद का कोई भी कॉन्सेप्ट संविधान में नहीं दिया गया कि मानवतावाद के आधार पर आपके क्रियाकलाप पर रोक लगाई जा सकती है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट संविधान में नहीं दिया गया है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में 3 तलाक मुद्दे पर हुए फैसले से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है? देखिए ये करंट का प्रश्न जो है पॉलिटी में आ गया, यूपी वीडियो 2020, अभी जो पेपर कुछ ही समय पहले 1 या 2 महीने पहले हुआ है यूपी वीडियो का, वहाँ से हमने प्रश्न उठाया है। जहाँ हमने वहाँ के ऑनलाइन जो एनालिसिस किया हमने प्रश्नों का, तो वहाँ देखा कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वो करंट बन करके आ गया। देखिए तो 3 तलाक का मुद्दा अभी हाल ही में चर्चा में था, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, यूपी वीडियो का है। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाल ही में 3 तलाक मुद्दे पर हुए फैसले से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है? तो आइए अनुच्छेदों की तरफ देख लेते हैं कौन से अनुच्छेद की यहाँ पर बात की जाए है। तो बात की जा रही है आर्टिकल 42 की, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 45। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका है सी, यानी कि आर्टिकल 44। और आर्टिकल 44 क्या कहता है? तो एक समान सिविल संहिता की बात करता है। हम इसको याद कैसे करेंगे कि ये आर्टिकल 44 एक समान सिविल संहिता की बात करता है। देखिए इसमें आपको शब्द मिल रहा है एक समान, यानी कि कोई भी चीज होगी वो समान होगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 44 में 4 और 4 कैसे हैं? समान है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, एक समान सिविल संहिता कहाँ पर दी गई? आर्टिकल 44 में दी गई। 4 और 4 समान इक्वल टू एक समान सिविल संहिता। इस तरह से आप अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से आर्टिकल हम आपको ऐसे ही एक ट्रिक के माध्यम से, या ये कहिए कि कुछ बातों के माध्यम से हम आपको ऐसे बहुत से आर्टिकल ऐसे ही बातों बातों में ही याद करा देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। तो इसमें कुछ अपवाद हैं। देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि जो है जो विवाह के संबंध में जो कानून है सबके अलग अलग हैं, तो उन कानूनों में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे भारत का जो हिंदू है तो हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में अलग है, तो सबके कानून अलग अलग हैं। परंतु अभी जो 3 तलाक का मुद्दा है
उसके द्वारा क्या हुआ है कि मुस्लिम जो मैरिज एक्ट है वो प्रभावित हुआ है। और मुस्लिम मैरिज एक्ट बताया कहाँ गया है? अनुच्छेद 44 में। तो अगर वो एक्ट प्रभावित हुआ है तो यानी सीधे सीधे अनुच्छेद 44 प्रभावित हुआ है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, गलत लगा करके आए थे, लेकिन जब एनालिसिस किया गया तो ये बताया गया कि ये वजह है कि इसका आंसर आर्टिकल 44 ही है। और जो यूसीसी है यानी एक समाज सेवी संहिता जो है वो अभी गोवा में पूरी तरह से लागू कर दी गई है। काफ़ी समय से गोवा में ही सबसे ज़्यादा यूसीसी का प्रचार प्रसार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? तो प्रश्न नंबर 12 कहता है कुटीर उद्योग संबंधी सलाह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? एमपी जेल प्रहरी 2017 का प्रश्न है ये कि कुटीर उद्योगों के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 42, ऑप्शन बी है आर्टिकल 43, ऑप्शन सी है आर्टिकल 44 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 45। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि आर्टिकल 43 में जो है कुटीर उद्योगों से संबंधित आपको जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं कि बाकी अनुच्छेदों के बारे में। देखिए अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों के संवर्धन के बारे में बताया गया है। तो कुटीर उद्योग होते क्या है? देखिए कुटीर और लघु उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनको आप अपने परिवार के लोगों के माध्यम से और अपने कुछ मतलब 10 या 15 लोगों की आवश्यकता होती है और वो वे उद्योग चालू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बीड़ी बनाने का जो उद्योग है, आजकल बहुत महिलाएं बीड़ी बनाने के उद्योग में लगी हुई हैं। पापड़ बनाने का, चिप्स बनाने का उद्योग है, उसमें लगी हुई हैं। और अगरबत्ती आप बहुत सी महिलाएं अपने घर पे बनाती हैं। तो ये जो होते हैं वो कुटीर उद्योग हैं। और कुटीर उद्योगों का समर्थन जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुटीर उद्योग बढ़ाइए, देश अपने आप प्रगति की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि जो महात्मा गांधी का मानना था कि अगर भारत के गाँव अगर अच्छे विकसित हो जाएंगे तो देश अपने आप ही विकसित हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या कहता है? नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। एमपीपीएससी 2018 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत क्या वाद योग्य है, ऑप्शन बी है वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन सी है राज्य को प्राप्त अधिकार है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि वाद योग्य नहीं है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो राज्य को प्राप्त अधिकार भी नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करे, ऐसा हम लोग उससे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो वाद योग्य नहीं है। देखिए आर्टिकल 37 जो है वो स्पष्ट बताता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मान लीजिए कि आपकी राज्य सरकार जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करती है या फिर लागू नहीं करती है, तो आप उसके खिलाफ जो है न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, और ये राज्य को प्राप्त अधिकार नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य है कि ये हम उनसे आशा करते हैं कि वे नीति निर्देशक तत्वों को अपने राज्य में लागू करेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है बी। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें नीचे डिस्क्रिप्टिव भी दिया है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? यानी कि 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यूपी पुलिस 2018 का ये प्रश्न है। ऑप्शन ए कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 35वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 11वां मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे बच्चों को विद्यालय भेजें। देखिए अब केवल शिक्षक ही नहीं जिम्मेदार होंगे कि बच्चे कमज़ोर हैं या फिर कमज़ोर रह गए पढ़ाई में, अभिभावक भी जिम्मेदार होंगे। देखिए मेन काम तो अभिभावकों का ही ना। अगर आपका बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा तो शिक्षक क्या कर लेगा? तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया कि देखिए आपको अपने बच्चे को विद्यालय पहुंचाना होगा, ये आपका कर्तव्य होगा। तो ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यकता नहीं है, यानी कि क्या योग्यता नहीं होना चाहिए फिर भी आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं। देखिए क्या आवश्यकता नहीं है। तो नंबर 1 है आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। संसद सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और देश का नागरिक तो होना ही चाहिए। यानी कि आवश्यकता क्या नहीं है? पढ़ा लिखा हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए ऐसा कहीं भी संविधान नहीं लिखा है कि वो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों। आप अगर अनपढ़ भी हैं फिर भी आप यहाँ पर लड़ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ संशोधन अभी हुए हैं, यानी कि पंचायतों में जो है कहीं कहीं अपने राज्यों में कुछ लोगों ने ये कानून पारित कर दिया है कि 8वां या 10वां पास हुआ होना चाहिए आपको पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये एक विडंबना कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जैसे इतने बड़े पद के लिए पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं किया गया है।
तो ये थे आपके बहुत महत्वपूर्ण 15 प्रश्न आपको ये देखने में लगेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड हमने ऑप्शनों को लेकर भी आपको बताया है। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिए, यानी 60 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। और सक्सेस जंक्शन, जहाँ पर नीचे जो है चैनल का नाम सक्सेस जंक्शन लिखा होगा, उसके सामने सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और वाइट कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके सामने जो बेल आइकन होगा उसको भी आपको दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आगे आने वाली सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी समय के समय। एक बार मैं फिर आपको नोटिफाइड कर देना चाहता हूं कि रेलवे की एग्जाम एनटीपीसी आ चुका है, और उसके लिए स्पीडी और लूसेंट जैसी फैक्ट वाली जो किताबें हैं आपको रटी होनी चाहिए। तो अभी समय बचा है 3 महीने का। कैसे आपको याद करना है, कैसे आप याद कर सकते हैं, मात्र 10 रुपये खर्च करके स्पीडी, लूसेंट या कोई भी किताब आप कैसे याद कर सकते हैं, हम आपको अपनी जल्दी ही आने वाली वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहिए। क्लास बराबर चल रही है, हिंदी की हिंदी एक्सप्रेस ऑन टाइम चल रही है, 440 वोल्ट करंट अफेयर एक्सप्रेस ऑन टाइम चल रही है, और पॉलिटी की पॉलिटी एक्सप्रेस तो आप देख ही रहे हैं ऑन टाइम है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपको ऑन टाइम सक्सेस जंक्शन पर उपलब्ध होने की, और उसके लिए ज़रूरत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपने आप स्टेशन पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप कम से कम 5 लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो जो आने वाला है हिंदी की हिंदी एक्सप्रेस, स्पेशली यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीएसआई, एमपीपीसीएस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसमें कंडक्ट किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वो वीडियो भी जरूर देखेंगे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार।